हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कंपनी अकाउंट्स में से इशू ऑफ डिबेंचर्स के फर्स्ट पार्ट के बारे में। कंपनी अकाउंट्स और पार्टनरशिप अकाउंटिंग की जितनी भी वीडियोस अब तक अपलोड की गई हैं, उन सभी वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप जाकर देख सकते हैं। इशू ऑफ डिबेंचर्स के इस फर्स्ट पार्ट में आज हम डिस्कस करेंगे डिबेंचर्स के इंट्रोडक्शन के बारे में, यानी डिबेंचर्स होते क्या हैं, इसके करेक्टर्स क्या हैं, डिफरेंस क्या है डिबेंचर्स और शेयर्स के बीच में। चलिए सबसे पहले हमारे पास आता है डिबेंचर्स का मीनिंग। बेसिकली डिबेंचर्स एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जिसको यूज करके कंपनी अपनी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करती है। यानी ये एक तरह से ऐसी एक्नॉलेजमेंट है जिसके थ्रू कंपनी फाइनेंस रेज करती है और उस फाइनेंस को यूज करती है अपने बिजनेस ऑपरेशंस को ऑपरेट करने के लिए, परफॉर्म करने के लिए। यानी ये एक ऐसी ट्रांजैक्शन है जिसमें एक तरफ हमारे पास होती है कंपनी जिसको कि फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट है, और दूसरी तरफ हमारे पास होता है एक ऐसा लेंडर जो फाइनेंस प्रोवाइड करने के लिए रेडी है। कंपनी लेंडर से फाइनेंस लेने के लिए एक डॉक्यूमेंट इशू करेगी जिसको हम डिबेंचर्स बोलते हैं। ये डॉक्यूमेंट लेंडर के पास एज अ प्रूफ होगा कि लेंडर ने कंपनी को कुछ अमाउंट यूज करने के लिए दी है, और इसके अगेंस्ट, इस डॉक्यूमेंट के अगेंस्ट कंपनी को क्या मिल जाएगी? फाइनेंस। इसका मतलब डिबेंचर एक इंस्ट्रूमेंट है, एक डॉक्यूमेंट है जो कंपनी इशू करती है उस पर्सन को जिसके वो थ्रू फाइनेंस रेज करना चाहती है। यहां पर हमें कह रहे हैं डिबेंचर इज द डॉक्यूमेंट issued by the company to raise finance as a debt। डिबेंचर एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो कंपनीज इशू करती है फाइनेंस रेज करने के लिए एज अ डेट, यानी एज अ बोरोविंग्स, एंड दैट फाइनेंस इज यूज्ड बाय द बिजनेस फॉर वेरियस बिजनेस ऑपरेशंस। और उस फाइनेंस को बिजनेस यूज करता है अपनी डिफरेंट एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए। इट इज अ रिटन एक्नॉलेजमेंट ऑफ द डेट बाय द कंपनी। ये एक रिटन एक्नॉलेजमेंट है। ये जो डॉक्यूमेंट है जिसको हम डिबेंचर बोल रहे हैं, ये एक रिटन एक्नॉलेजमेंट है रिगार्डिंग द डेट, कि कंपनी ने उधार लिया है किसी एक पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट से या फिर पर्सन से। इन सिंपल वर्ड्स, डिबेंचर इज अ डॉक्यूमेंट और डिबेंचर इज अ डिबेंचर सर्टिफिकेट इश्यूड बाय द कंपनीज एज एन एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेट। डिबेंचर एक डिबेंचर सर्टिफिकेट है जो कि कंपनीज इशू करती हैं रिगार्डिंग द एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेट, यानी बोरोइंग्स की गई हैं इसके रिगार्डिंग एज अ प्रूफ। नेक्स्ट हमारे पास आता है करेक्टर्स ऑफ डिबेंचर। फर्स्ट हमारे पास है डिबेंचर एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है कॉन्टेनिंग मोड एंड पीरियड ऑफ रीपेमेंट। इस डॉक्यूमेंट में क्लियर कट मेंशन किया जाता है कि जिस पार्टी से उधार लिया गया है उसको वो उधार कब वापस किया जाएगा और कैसे वापस किया जाएगा। कॉन्टेनिंग मोड एंड रीपेमेंट पीरियड, यानी कितने टाइम पीरियड के बाद वो वापस किया जाएगा और कैसे वापस किया जाएगा। देन रेट ऑन डिबेंचर्स इज स्पेसिफाइड, यानी कितना इंटरेस्ट रेट डिबेंचर्स को पे किया जाएगा, जिससे कंपनी ने उधार लिया है उनको कितना इंटरेस्ट दिया जाएगा। इट इज द बोरोविंग्स ऑफ द कंपनी। कंपनी के लिए ये उधार है, ये उनकी कैपिटल नहीं है, ये उधार है, यानी वापस करना पड़ेगा। इट इज नॉर्मली सिक्योर्ड अगेंस्ट एसेट। जब भी डिबेंचर्स इशू किए जाते हैं तो कंपनी को अपनी कोई ना कोई एसेट गिरवी रखनी पड़ती है, मोर्गेज करनी पड़ती है। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स इज अ चार्ज, और डिबेंचर्स को जो इंटरेस्ट दिया जाता है वो चार्ज होता है, यानी बिजनेस के प्रॉफिट में से वो इंटरेस्ट माइनस किया जाता है। ऐसे नेक्स्ट हमारे पास आता है बॉन्ड्स। बॉन्ड्स इज जस्ट लाइक अ डिबेंचर। जैसे डिबेंचर्स होते हैं, एक डॉक्यूमेंट होता है डिबेंचर जो कि इशू किया जाता है बाय द कंपनीज टू रेज द फाइनेंस। सिमिलरली डिबेंचर भी एक डॉक्यूमेंट है जो कि कंपनीज इशू करती है फाइनेंस रेज करने के लिए, बट द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज नॉट प्री डिटरमाइंड।
जो बॉन्ड्स के ऊपर इंटरेस्ट रेट पे करना होता है वो प्री डिटरमाइंड नहीं होता, यानी कितना इंटरेस्ट दिया जाएगा डिबेंचर होल्डर्स को वो प्री डिसाइडेड होता है, लेकिन बॉन्ड्स के ऊपर कितना इंटरेस्ट दिया जाएगा 9%, 10%, ये प्री डिसाइडेड नहीं किया जाता। नेक्स्ट हमारे पास है डिफरेंस बिटवीन डिबेंचर्स एंड शेयर्स। सो डिबेंचर एक डॉक्यूमेंट होता है जो कंपनीज इशू करती हैं फाइनेंस रेज करने के लिए एज अ बोरोइंग्स। दूसरी तरफ शेयर्स एक डॉक्यूमेंट होता है जो कंपनीज इशू करती हैं फाइनेंस को रेज करने के लिए बट एज अ कैपिटल। सो इट मींस डिबेंचर्स को इशू करके जो भी फाइनेंस रेज किया जाता है वो बोरोविंग्स होती हैं, यानी उसके रिगार्डिंग जो भी फाइनेंस रेज किया गया है वो अमाउंट वापस करनी होती है। जबकि अगर शेयर्स इशू करके कोई भी अमाउंट रेज की जाती है तो वो एज अ कैपिटल बिजनेस में इंट्रोड्यूस की जाती है और वो इनसाइडर लायबिलिटी कहलाती है। सो फर्स्ट हमारे पास आता है डिफरेंस ओनरशिप। डिबेंचर्स बिजनेस के ओनर नहीं होते, वो बोरोविंग्स मानी जाती हैं, उधार माना जाता है जिसकी पेमेंट वापस करनी होती है। शेयर्स के थ्रू जो भी अमाउंट रेज की जाती है वो कैपिटल होती है, यानी इनसाइडर्स लायबिलिटी। सेकेंड इज रिटर्न। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स इज पेड एट फिक्स्ड रेट। डिबेंचर्स से जो भी अमाउंट रेज की जाती है उसके ऊपर एक फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट पे करना होता है, जबकि कैपिटल के ऊपर हमें कोई इंटरेस्ट नहीं पे करना होता, यानी जो भी अमाउंट हम शेयर्स के थ्रू रेज करते हैं वहां पर हमें सिर्फ डिविडेंड देना होता है, कोई फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट पे करने की जरूरत नहीं पड़ती। नेक्स्ट, इशूड एट डिस्काउंट। डिबेंचर्स कैन बी इशूड एट डिस्काउंट। एक कंपनी अपने डिबेंचर्स को डिस्काउंट पर इशू कर सकती है, यानी 100 रुपीज़ वाला डिबेंचर वो 90 रुपीज़ में इशू कर सकती है। लेकिन इन केस ऑफ शेयर्स कैन नॉट बी इशूड एट डिस्काउंट, बट इट कैन बी री इशूड एट डिस्काउंट और इट कैन बी इशूड एज स्वेट इक्विटी शेयर्स टू द एम्प्लॉयज। सो जो शेयर्स हैं वो डिस्काउंट पर इशू नहीं किए जा सकते, लेकिन अगर कंपनी अपने एम्प्लॉयज को स्वेट इक्विटी शेयर्स देना चाहती है, अपने एम्प्लॉयज को शेयर्स सेल करना चाहती है, तो वो अपने एम्प्लॉयज को शेयर्स डिस्काउंट पर इशू कर सकती है। नेक्स्ट इज रीपेमेंट। डिबेंचर्स आर रीपेड आफ्टर अ फिक्स्ड टाइम। डिबेंचर्स के थ्रू जो भी अमाउंट आपने रेज की है वो एक फिक्स्ड टाइम पीरियड के बाद आपको वापस करनी होगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने 5 ईयर्स के लिए अमाउंट रेज की है तो 5 ईयर्स के बाद आपको वो अमाउंट वापस करनी होगी। इक्विटी शेयर्स आर रीपेड एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। दो तरह के शेयर्स होते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स एंड इक्विटी शेयर्स। इक्विटी शेयर्स की पेमेंट फिक्स्ड टाइम पीरियड के बाद नहीं की जाती, क्योंकि वो ऑनर्स होते हैं, इसलिए इक्विटी शेयर होल्डर्स को पेमेंट एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप की जाती है, यानी बिजनेस जब बंद हो जाता है तब उनको रीपेमेंट की जाती है। नेक्स्ट इज कन्वर्टेबिलिटी। डिबेंचर्स को हम इजीली शेयर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन इक्विटी शेयर्स को हम डिबेंचर्स में या और किसी भी शेयर्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते। सो ऐसे ही नेक्स्ट हमारे पास आता है वोटिंग राइट। अब क्योंकि डिबेंचर होल्डर्स बिजनेस के ओनर नहीं है, इसलिए उनके पास कोई भी वोटिंग राइट नहीं है। इसके ऑपोजिट जो इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं वो बिजनेस के रियल ओनर्स कहलाते हैं, इसलिए इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास वोटिंग राइट होता है। वो एनुअल जनरल मीटिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करते हैं और वो वोटिंग राइट्स को यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है डिफरेंस बिटवीन डिबेंचर होल्डर एंड शेयर होल्डर। डिबेंचर और शेयर्स, ये हमारे पास डिफरेंस था इंस्ट्रूमेंट्स के बीच में। डिबेंचर्स क्या होते हैं और शेयर्स क्या होते हैं, इन दोनों का डिफरेंस। नेक्स्ट हमारे पास है वो पर्सन्स जिन्होंने डिबेंचर्स या फिर वो पर्सन्स जिन्होंने शेयर्स में पैसा इन्वेस्ट किया है। सो फर्स्ट हमारे पास आता है स्टेटस। जो डिबेंचर होल्डर्स हैं वो लेंडर कहलाते हैं, मतलब वो पर्सन्स जिन्होंने बिजनेस को पैसा उधार पे दिया है, और शेयर होल्डर्स वो कंपनी के ओनर्स कहलाते हैं, क्योंकि
इनकी अमाउंट को हम एज अ कैपिटल बिजनेस में यूज करते हैं। रिटर्न, डिबेंचर होल्डर्स को फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट पे करना होता है, जबकि शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दिया जाता है। थर्ड इज कंट्रोल। सो डिबेंचर होल्डर्स का मैनेजमेंट के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है क्योंकि वो रियल ऑनर्स नहीं है, जबकि शेयर होल्डर्स का पूरा कंट्रोल है, उनके पास वोटिंग राइट है, सो वो मैनेजमेंट को कंट्रोल कर सकते हैं। लास्ट इज रिस्क। डिबेंचर होल्डर्स सिक्योर्ड हैं क्योंकि डिबेंचर्स में जो भी पर्सन पैसा इन्वेस्ट करता है या जो भी पर्सन डिबेंचर्स को परचेज करता है उनको फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट दिया जाता है और उनको टाइमली पेमेंट भी कर दी जाती है, जबकि शेयर होल्डर्स सिक्योर्ड नहीं होते क्योंकि उनको रीपेमेंट इजीली नहीं होती। जब कंपनी वाइंड अप हो जाती है, क्लोज हो जाती है, उसके बाद उनको रीपेमेंट की जाती है और इनको कोई फिक्स्ड डिविडेंड नहीं दिया जाता। सो ऐसे ही नेक्स्ट हमारे पास आता है टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स, यानी डिबेंचर्स कितने तरह के होते हैं। सो बेसिकली ये हमारे पास 4 डिफरेंट कैटेगरीज हैं जिसके अकॉर्डिंग हम डिबेंचर्स के टाइप को डिवाइड कर सकते हैं, क्लासिफाई कर सकते हैं। बेस्ड ऑन सिक्योरिटी, बेस्ड ऑन रिडेम्पशन, बेस्ड ऑन रजिस्ट्रेशन एंड बेस्ड ऑन कन्वर्टेबिलिटी। सो फर्स्ट हमारे पास है फ्रॉम सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू, यानी बेस्ड ऑन सिक्योरिटी। सो ये हमारे पास 2 टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स हैं बेस्ड ऑन सिक्योरिटी। फर्स्ट इज सिक्योर डिबेंचर्स एंड सेकेंड इज अनसिक्योर डिबेंचर्स। सिक्योर डिबेंचर्स कुछ ऐसे डिबेंचर्स होते हैं जो कि कंपनी के द्वारा लिए गए पैसे पर कोई एडिशनल सिक्योरिटी डिमांड करते हैं, यानी अगर कंपनी ने डिबेंचर्स इशू करके अमाउंट रेज की है तो उस अमाउंट के अगेंस्ट कंपनी को कुछ ना कुछ एज अ सिक्योरिटी मोर्गेज करना पड़ता था, यानी कुछ ना कुछ गिरवी रखना पड़ता था। सो दोज डिबेंचर्स विच आर सिक्योर्ड बाय क्रिएटिंग अ चार्ज ओवर द एसेट्स ऑफ द कंपनी इज कॉल्ड एज सिक्योर डिबेंचर्स। वो सभी डिबेंचर्स जो किसी ना किसी एसेट को एज अ सिक्योरिटी अपने पास रखते हैं उनको हम बोलते हैं सिक्योर डिबेंचर्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर कंपनी ने 10 लाख रुपीज अरेंज किए बाय द इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, तो ये 10 लाख के अगेंस्ट कंपनी को डिबेंचर्स तो देने ही होंगे, साथ में उनको अपनी कोई ना कोई एसेट भी गिरवी रखनी होगी। सो वो डिबेंचर्स जिनको एज अ सिक्योरिटी किसी एसेट के ऊपर चार्ज क्रिएट कर दिया जाता है उनको हम बोलते हैं सिक्योर डिबेंचर्स। इसके ऑपोजिट हमारे पास आता है अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स, यानी ऐसे डिबेंचर्स जिनके पास एज अ सिक्योरिटी कुछ भी नहीं होता। दोज डिबेंचर्स विच आर नॉट सिक्योर्ड बाय अ चार्ज ऑन द एसेट्स ऑफ द कंपनी इज कॉल्ड एज अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स। यानी ये कुछ ऐसे डिबेंचर्स होते हैं जो कंपनी को पेमेंट तो देते हैं, बदले में उनको डिबेंचर्स भी मिलते हैं, लेकिन उनको किसी भी एसेट के ऊपर कोई चार्ज नहीं क्रिएट किया जाता। फॉर एग्जाम्पल, अगर कंपनी ने 10 लाख रुपीज अरेंज किए बाय इशू ऑफ डिबेंचर्स, तो कंपनी डिबेंचर्स ज़रूर इशू करेगी, यानी डॉक्यूमेंट्स आपको ज़रूर प्रोवाइड करेगी, लेकिन किसी एसेट का कोई चार्ज नहीं क्रिएट करके देगी, यानी कोई एसेट गिरवी नहीं रखेगी। सो ऐसे सेकेंड पॉइंट हमारे पास आता है फ्रॉम रिडेम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू। रिडेम्पशन का मतलब होता है रीपेमेंट, यानी अगर कंपनी ने डिबेंचर्स इशू करके अमाउंट रेज किए तो उसके अगेंस्ट कंपनी को अमाउंट वापस भी करनी होगी। सो इस पॉइंट के अकॉर्डिंग हम अपने डिबेंचर्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, रिडीमेबल डिबेंचर्स एंड इररिडीमेबल डिबेंचर्स। रिडीमेबल डिबेंचर्स मतलब वो डिबेंचर्स जिनकी पेमेंट एक फिक्स्ड टाइम पीरियड के बाद वापस कर दी जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कंपनी ने 5 ईयर्स के लिए डिबेंचर्स इशू किए थे, 5 ईयर्स के लिए अमाउंट रेज की थी, इन दैट केस कंपनी को 5 ईयर्स के बाद अमाउंट वापस करनी होगी। सो दोज डिबेंचर्स विच आर रीपेड आफ्टर अ फिक्स्ड टाइम पीरियड इज कॉल्ड एज रिडीमेबल डिबेंचर्स। यानी 5 ईयर्स के बाद, फिक्स टाइम पीरियड के बाद अगर कंपनी को पैसे वापस करने पड़ते हैं तो वो कौन से डिबेंचर्स होंगे? रिडीमेबल डिबेंचर्स। इसके जस्ट ऑपोजिट इररिडीमेबल डिबेंचर्स। ये ऐसे डिबेंचर्स होते हैं जिसमें कंपनीज को रीपेमेंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, यानी जितनी भी अमाउंट रेज की गई है वो कब वापस की जाएगी? जब कंपनी
क्लोज हो जाएगी, यानी लिक्विडेट हो जाएगी, वाइंड अप हो जाएगी. सो दोज डिबेंचर्स विच आर नॉट रिपेड ड्यूरिंग द लाइफ पीरियड ऑफ द कंपनी, they are repaid at the time of liquidation, is called as irredeemable debentures. वो डिवेंचर्स जिसकी पेमेंट पूरी लाइफ में कभी भी नहीं की जाएगी. कब की जाएगी? जब कंपनी शट डाउन हो जाएगी, क्लोज हो जाएगी. नेक्स्ट हमारे पास है फ्रॉम रजिस्ट्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू. रजिस्ट्रेशन का मतलब होता है रजिस्टर्ड शेयर्स, रजिस्टर्ड डिवेंचर्स या फिर नॉट रजिस्टर्ड डिवेंचर्स. सो इसके पॉइंट ऑफ व्यू से फर्स्ट हमारे पास आता है रजिस्टर्ड डिवेंचर्स. ये ऐसे डिवेंचर्स होते हैं जो कंपनी के रिकॉर्ड्स में मेंटेन किए जाते हैं. रजिस्टर्ड किया जाता है कि ये डिवेंचर्स किसने परचेज किए थे, किसने अमाउंट कंपनी को दी है. सो दोज डिवेंचर्स विच आर रजिस्टर्ड इन द रिकॉर्ड्स ऑफ द कंपनी, वो सभी डिवेंचर्स जो कंपनी के रजिस्टर में मेंटेन किए गए हैं एज अ रिकॉर्ड, और वहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है कि किसने डिवेंचर्स परचेज किए थे, कितनी अमाउंट पे की थी और कितने ईयर्स के लिए है. उन सबको हम क्या बोलते हैं? रजिस्टर्ड डिवेंचर्स. इन सच अ केस प्रिंसिपल अमाउंट एंड इंटरेस्ट इज पेड टू द रजिस्टर्ड डिवेंचर होल्डर ओनली. अगर रजिस्टर्ड डिवेंचर्स हैं, इन दैट केस जो भी प्रिंसिपल अमाउंट होगी यानी ओरिजिनल अमाउंट विद इंटरेस्ट, वो सारी अमाउंट किसको दी जाएगी? सिर्फ रजिस्टर्ड होल्डर को ही, यानी जिसका नेम रजिस्टर्ड में मेंटेन है, सिर्फ उसी को वो पेमेंट की जाएगी. सो ऐसे नेक्स्ट हमारे पास आता है बेयरर डिबेंचर्स यानी अनरजिस्टर्ड डिबेंचर्स. ऐसे डिबेंचर्स जो कंपनी के रिकॉर्ड्स में मेंटेन नहीं किए गए, और इस केस में क्योंकि कंपनी ने रिकॉर्ड मेंटेन नहीं किया है, सो इन दैट केस रीपेमेंट उन्हीं को की जाएगी जिनके पास वो डिवेंचर होल्डर्स का डॉक्यूमेंट अवेलेबल है. सो ऑल्सो कॉल्ड एज अनरजिस्टर्ड डिवेंचर्स. इनको हम अनरजिस्टर्ड डिवेंचर्स भी बोलते हैं क्योंकि ये रजिस्टर्ड नहीं किए गए. दोज डिवेंचर्स विच आर नॉट रजिस्टर्ड इन द रिकॉर्ड्स ऑफ द कंपनी, ये वो डिवेंचर्स हैं जो कंपनी के रिकॉर्ड में मेंटेन नहीं किए गए. दीज डिवेंचर्स कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन टू अनदर. अब क्योंकि ये रजिस्टर्ड नहीं है, सो इसलिए इनको ट्रांसफ़र किया जा सकता है, और फाइनल अमाउंट उसी पर्सन को पे की जाएगी जिसके पास वो शेयर होल्डर का डॉक्यूमेंट, डिबेंचर होल्डर का डॉक्यूमेंट अवेलेबल है. अमाउंट इज पेबल टू द होल्डर ऑफ डिबेंचर. लास्ट हमारे पास है फ्रॉम कन्वर्टिबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू. कन्वर्टिबिलिटी का मतलब कि क्या डिबेंचर्स कन्वर्ट किए जा सकते हैं या फिर नहीं किए जा सकते. सो फर्स्ट हमारे पास आता है कन्वर्टेबल डिबेंचर्स. दोज डिबेंचर्स विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू शेयर्स. ये ऐसे डिबेंचर्स होते हैं जिनको शेयर्स में कन्वर्ट किया जा सकता है, और कंपनीज डिबेंचर्स को शेयर में तब कन्वर्ट करती है जब उनके पास अवेलेबल अमाउंट नहीं होती. फॉर एग्जाम्पल, कंपनी के पास 5 लाख डिबेंचर्स अवेलेबल हैं जो कि 31 मार्च 2021 को ड्यू होने वाले हैं, यानी इस पर्टिकुलर डेट को कंपनी ने ये 5 लाख की अमाउंट वापस करनी है. लेकिन अगर इस डेट को कंपनी के पास अमाउंट नहीं है तो वो डिबेंचर होल्डर्स को ऑफर कर सकती है कि हम आपके डिबेंचर्स कन्वर्ट कर देते हैं शेयर्स में. इन दैट केस अगर डिबेंचर्स कन्वर्ट किए जा सकते हैं शेयर्स में तो उनको हम क्या बोलेंगे? कन्वर्टेबल डिबेंचर्स. नेक्स्ट इज नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स. Those debentures which cannot be converted into shares is called as non-convertible. वो डिबेंचर जिनको कन्वर्ट नहीं किया जा सकता शेयर्स में, उनको हम क्या बोलते हैं? नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स. सो ऐसे नेक्स्ट हमारे पास है डिबेंचर ट्रस्ट डीड. फर्दर प्रोसीड करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अब तक आपने हमारे सेपरेट चैनल इकोनॉमिक्स बाय जूली कोचिंग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए. वहाँ पर आपको माइक्रो, मैक्रो और इंडियन इकोनॉमिक्स की सारी वीडियोस मिल जाएंगी विद रिटन नोट्स. सो डिबेंचर ट्रस्ट डीड ये एक तरह से एग्रीमेंट होता है. जब भी कोई कंपनी डिबेंचर इशू करती है तो डिबेंचर इशू करने के टाइम पर उनको एक पर्सन अपॉइंट करना होता है एज अ ट्रस्टी. और वो ट्रस्टी का मेन वर्क क्या होता है? केयर टेक करना
इंटरेस्ट ऑफ डिबेंचर्स का, यानी डिबेंचर्स की देखरेख करना, उनको प्रोटेक्ट करना और टाइम टू टाइम उनको इंटरेस्ट की पेमेंट मिल रही है कि नहीं मिल रही, ये टेक केयर करना। सो ये एक एग्रीमेंट होता है जिसमें कंपनी जिसने डिबेंचर्स इशू किए वो क्या क्रिएट करती है, एक डीड यानी एक एग्रीमेंट क्रिएट करती है, और उस एग्रीमेंट में एक पर्सन को अपॉइंट किया जाता है, और वो पर्सन का काम क्या होता है, डिबेंचर होल्डर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना। सो ऑल कंपनीज हु इश्यूड डिबेंचर्स टू द पब्लिक नीड टू अपॉइंट अ ट्रस्टी। वो सभी कंपनीज जो डिबेंचर्स को इशू करेंगी उनको एक पर्सन अपॉइंट करना होगा एज अ ट्रस्टी that will protect the interest of debenture holders from the company's need to protect a trust deed। यानी उसका मेन वर्क क्या होगा, डिबेंचर होल्डर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना, जिसके लिए कंपनी को एक ट्रस्ट डीड प्रिपेयर करनी होगी, यानी एक एग्रीमेंट प्रिपेयर करना होगा। हेंस इट इज एन एग्रीमेंट बिटवीन द ट्रस्टी एंड द कंपनी विच ग्रांट्स पावर टू द ट्रस्टी फॉर प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ डिबेंचर होल्डर। सो सिंपल लैंग्वेज में अगर बोला जाए तो ये एक एग्रीमेंट है बिटवीन द कंपनी जिसने एक डिबेंचर्स इशू किए एंड अ पर्सन जो कि अपॉइंट किया जाएगा एज अ ट्रस्टी। और इस ट्रस्टी का मेन वर्क क्या होगा, डिबेंचर होल्डर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना। जिनके पास भी ये डिबेंचर का डॉक्यूमेंट अवेलेबल है उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना, यानी टाइमली उनको पेमेंट मिल रही है कि नहीं, इंटरेस्ट की, प्रिंसिपल अमाउंट की, ये सब कुछ चेक करते रहना। सो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। सो लास्ट में ये आपके लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग दी अनअकैडमी कैरियर क्विस्ट एंड 5 स्टार प्रोजेक्ट। सो अनअकैडमी के ऐप पर आपको 5 स्टार प्रोजेक्ट जो कि 22 नवंबर है उसमें इनवाइट किया गया है अनअकैडमी के ऐप पर, जहां पर आपको न्यू स्किल्स के बारे में कैसे अप्लाई की जाती हैं वो अंडरस्टैंड करवाया जाएगा। इसके साथ ही 28 एंड 29 नवंबर को अनअकैडमी के ऐप पर ही कैरियर क्विस्ट है, जहां पर आपको फ्यूचर में अपने कैरियर को कैसे ऑप्ट किया जाए उसके बारे में बताया जाएगा। सो जल्दी से जाइए प्ले स्टोर से अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि ये दोनों ही इवेंट्स बिल्कुल फ्री